हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। हम यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पीवाईक्यूज जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं और इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा पीवाईक्यूज जो है किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर कई बार उसी क्वेश्चन में छिपा होता है। तो अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो कई बार क्वेश्चन का आंसर उस क्वेश्चन में ही आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आज की इस वीडियो में डाले हैं, जिससे क्या होगा आपको एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करने के लिए एक बेटर अप्रोच मिल पाएगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले हम आगे बढ़े तो मैं बता दूं दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी मैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके अलावा हमने आप सभी के लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। तो व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम पे मैं क्लासेस के जो लिंक है वो शेयर करता रहता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो वो भी शेयर कर देता हूँ। तो आप हमें इन दोनों जगह जरूर फॉलो करें। इन सभी के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। गाइज मैंने अभी 2 दिन पहले ही पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक होते हैं इसकी मैराथन ली है। तो आप इस मैराथन क्लास को जरूर देखिए, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने केवल उन्हीं टॉपिक्स को कवर किया है जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, या जहाँ से एवरग्रीन टाइप जो क्वेश्चन है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, बस उन्हीं टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। तो इसलिए बोल रहा हूँ इस पर्टिकुलर एक सिंगल क्लास से आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो एक सिंगल क्लास में पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो इस क्लास को आप जरूर देखें। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ पीवाईक्यूज। देखिए गाइस, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है अभी। ये आपका जून 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, पेपर 1 का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन ये था, सिलेक्ट द राइट स्टेटमेंट। बताना था कि इसमें सही कथन कौन सा है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने डाल दिया है। आप जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं आप गो थ्रू करिए, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ेंगे फटाफट से। Article 21A inserted in Constitution is related to right to free and compulsory education। संविधान में सम्मिलित अनुच्छेद 21A जो है वो निशुल्क और एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो क्या ये बात सही है या गलत है? आप गाइस देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी ऐसी चीज जो यहाँ भी करंट ट्रेंड में हो या आपके प्रीवियस ट्रेंड में क्यों ना रही हो, लेकिन अगर वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, अगर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो गाइस, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा का पूरा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें, अगर आप इन चीजों को ध्यान में रख करके स्टडी करते हो ना, तो गाइस आई एम श्योर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं हमेशा इस बात का ध्यान में रख करके आपको स्टडी करवाता हूँ कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि किस तरह के जो टॉपिक हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये बोला जा रहा है कि संविधान जो अनुच्छेद जो 30 है वो संविधान का सूचना के अधिकार की रक्षा करता है। क्या ये सही है गलत है, ये बताना है। आर्टिकल 350A एश्योर्स द हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू मैनेज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे देखो, यहाँ पर आपने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के वो हिस्से पूछे गए जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है ना। तो इसलिए एग्जाम के लिए इस तरह की जो चीजें वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट बोली का आर्टिकल 21A वो सही है, ट्रू है, क्योंकि ये राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। तो ये ट्रू है। इसके अलावा आर्टिकल जो 30 है वो भी ट्रू है, कि जो इंडिया में माइनॉरिटीज हैं ये हक देता है माइनॉरिटीज को कि वो मैनेज कर सकें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, एंड इस चीज का राइट, जो अधिकार उनको दिया जाता है। तो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना एवं प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है। तो ये ऑप्शन जो है, मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और फोर्थ स्टेटमेंट, ये ट्रू है। ए एंड डी ट्रू है। तो ए एंड डी जो है ऑप्शन नंबर 3 में ही आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब एक बार हम समझ लेते हैं बाकी की जो यहाँ पर बी और सी गिवन है। तो जो पहली स्टेटमेंट थी वो करेक्ट थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। अच्छा, यहाँ पर जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की जा रही है वो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था और किस एज ग्रुप के बच्चे इसमें आते हैं। तो इसमें 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसको इंसर्ट किया गया था, मतलब डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, सन 2002 की बात है। और यहाँ 6 से 14 साल के बच्चों की बात हो रही है जिनका फंडामेंटल राइट है कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल जो 30 है वो आर्टिकल 30 राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये आपकी माइनॉरिटी से रिलेटेड है, माइनॉरिटीज के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रन करने से रिलेटेड है। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड एन एक्सप्रेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 19(1)(a)। तो आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर जो है इसकी बात कही गई है। तो 30 जो है इससे रिलेटेड नहीं है, जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे।
इसके बाद स्टेटमेंट नंबर जो थर्ड थी दैट वाज इनकरेक्ट, क्योंकि आर्टिकल 350A जो है एश्योर्स हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 358 जो है प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। तो उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाए लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं एट प्राइमरी स्टेज, तो ये स्टेज भी याद रखनी है। तो इससे रिलेटेड है जो ये वाला आर्टिकल है। सो इसके अलावा जो आर्टिकल नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 4 थी दैट वाज करेक्ट, क्योंकि आर्टिकल जो 30 है वो इसी बात की बात करता है, प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो आई होप आपको समझ में आ गया है इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस तरह का जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो आपकी थोड़ी सी भी अगर मैथ सही है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन था अरेंज द फॉलोइंग शेप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया, मतलब उनके क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो चार यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट, अब यहाँ पर हमें एरिया फटाफट से कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें सर्कल की, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, वृत्त का जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला है। और यहाँ पर डायमीटर गिवन है, व्यास गिवन है, तो व्यास 10 सेंटीमीटर का है। और आपको पता है कि जो डायमीटर है वो रेडियस का दुगुना होता है ना, 2r होता है। यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी डी बाई 2, मतलब इसकी हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू आर का स्क्वायर है, तो आर यहाँ पर जो है 5 हो जाएगी, तो 5 × 5 इसको कैलकुलेट करोगे इसका एरिया निकल जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया सबसे आसान, मतलब सबसे इजी होता है रेक्टेंगल का एरिया निकालना। तो रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहाँ पर गिवन है 6/4, तो ये 6 गिवन है, लेंथ इंटू ब्रेथ गिवन है 6/4, बस इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है, 6 चौके 24, ये निकल के आ गया। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर को जिस तरीके से दिखता है जहाँ पर चारों साइड इक्वल होती है। अब इसका जो है स्क्वायर आप देखेंगे 5 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पर कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है ना। तो अगर हम बात करें 5 सेंटीमीटर की, तो 5 सेंटीमीटर मतलब सभी साइड इसकी 5 सेंटीमीटर की होती हैं। स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, साइड स्क्वायर, फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, बस इतना ही करना है। तो 5 × 5, बस इतना करना है, 25 आ गया। कितना आ गया, 25 आ गया। तो इसका आंसर 25 आ गया, इसका 24 आ गया। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था हमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बी पहले आएगा सी बाद में आएगा, क्योंकि इसका इसकी 24 निकल के आ रहा है, ये 25 निकल के आ रहा है, इसका मतलब बी पहले आएगा सी बाद में आएगा। अब यहाँ देखेंगे कि बी बाद में सी पहले, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए तो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, बी पहले आना चाहिए सी से। तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा आगे। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5 स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया निकालते हैं वो निकालते हैं √3/4 साइड स्क्वायर, जो भी साइड गिवन है, यानी कि 5 × 5, इस तरीके से हमें इसको कैलकुलेट करना है। अब हमें मैंने सभी की वैल्यूज लिख दी हैं, इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एरिया किसका है। तो मैं एक बार आप सभी को नीचे गो थ्रू करवा देता हूँ, ये आप देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पे। तो जो सर्कल है हम इसका निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, हमने वैल्यू पुट की तो 78.5 आ गया। अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो 6 चौके 24, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 24 आ गया। स्क्वायर की बात करें तो साइड स्क्वायर होता है, मतलब 25 हो गया, 25 25 होता है ना, 5 × 5, बस इतना ही करना है और कुछ करना ही नहीं था इसमें। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो √3/4 होता है, और ए स्क्वायर मतलब ए जो साइड गिवन है उसका, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10.83 आ गया। तो यहाँ पर सबसे छोटा जो है ये है, मतलब डी सबसे पहले आएगा, फिर आएगा आपका बी जो कि 24 है, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए, तो डी बी सी ए हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको आंसर करना था, डी बी सी ए। तो यहाँ पे देखेंगे आप डी बी सी ए, इस तरीके से आंसर निकालना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके थोड़े बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इनका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पर आपको पूछा गया है, अब देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसका आंसर इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है इनके बारे में, फिर भी वो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही लगा के आ सकता है। कैसे, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, बहुत ज्यादा नहीं। स्वयं प्रभा, शार्क टैंक, कृषि दर्शन और शक्तिमान, ठीक है, इनको मैच करना है। यहाँ लिखा है किड्स प्रोग्राम, एग्रीकल्चर प्रोग्राम, बिजनेस एंड रियलिटी शो एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। अब अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो तो आप देखेंगे कि जो कृषि दर्शन है, नाम में ही कृषि है, मतलब खेती की बात हो रही होगी, मतलब एग्रीकल्चर की बात हो रही होगी, इसका मतलब सी का सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। और सी का सेकंड सिर्फ इसी ऑप्शन में, बाकी कहीं पर सी का सेकंड है ही नहीं, इसका मतलब ए हो जाएगा। आपको शार्क टैंक के बारे में जानते हो कि शार्क टैंक अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में, तो शार्क टैंक अभी चल क्या है, बिजनेस रियलिटी टीवी सीरीज हो जाएगी, यानी कि बी का थर्ड हो जाएगा, तो बी का थर्ड यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। इस तरीके से आप थोड़ा सा और वेरीफाई कर सकते हो। तो मैंने कहने का मतलब है कि अगर आप पूरा क्वेश्चन के बारे में आपको आइडिया नहीं है, स्वयं प्रभा क्या काम करता है, शक्तिमान का क्या काम है, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं भी है
तो भी आप आंसर सही लगा के आ सकते हो, अगर आप थोड़ा-सा दिमाग का इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम में सिर्फ़ आपकी नॉलेज को टेस्ट टेस्ट करना नहीं है, आपके प्रेशर को भी टेस्ट किया जाता है कि आप कितना प्रेशर झेल पाते हो। और एग्ज़ाम में दिमाग में प्रेशर लेके बैठे रहोगे तो इस तरह के क्वेश्चन भी गलत कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर थोड़ा-सा भी अच्छे से बैठते हो, लाइट मूड से बैठते हो, एकदम बढ़िया करके, तो आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 20। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर मेंशन है, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट लेड इन होम्स। तो यहाँ पर पॉल्यूटेंट की बात की जाए, जो पॉल्यूटेंट लेड है ये घरों में किस वजह से सबसे ज्यादा होता है। घरों में सीसा जो लेड है प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो आप देखेंगे अटेंसिल्स जो होते हैं आपके, तो आपको आपके जो बर्तन होते हैं, आप बात करें हिंदी में तो टेंसिल्स, तो इसमें क्या है कि इस तरह के इससे तो कोई पॉल्यूशन ही नहीं होता है। नोटबुक से जो आपकी किताबें होती हैं, क्या इससे पॉल्यूशन होता है? नहीं। फर्नीचर से पॉल्यूशन होता है? नहीं। पेंट से पॉल्यूशन हो सकता है। पॉल्यूटेंट जो है, जो कांच बेस्ड होता है, शीशा शीशा बेस्ड होता है, यानी जो लेड बेस्ड होता है पेंट, उसमें इस तरह का जो पॉल्यूटेंट है वो पाया जाता है। तो ये पॉल्यूटेंट पॉल्यूटेंट जो स्टार्टिंग में इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब पेंट पुराना हो जाता है, जब घर पुराने हो जाते हैं, तो आपने देखोगे पपड़ी जम जाती है ना, डस्ट बन जाता है, तो उस केस में ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं हमें। तो जो लेड बेस्ड पेंट होते हैं इज द मेजर सोर्स ऑफ लेड पॉल्यूशन इन होम्स, स्पेशली इन ओल्ड बिल्डिंग्स। तो इस तरह के जो पेंट होते हैं वो जब क्रैक पड़ जाते हैं उसमें, है ना, डस्ट में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, तो हम उनको इनहेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी फर्नीचर हो गया, टेंसिल्स हो गया एंड नोटबुक्स हो गया, नॉट मेजर सोर्स ऑफ हाउस होल्ड। तो यहाँ पर इस तरह के जो पॉल्यूटेंट है, अच्छा आप थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाएंगे तो आपको यहीं पे आंसर दिख जाएगा कि इनसे तो किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है, बट पेंट से पॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि पेंट में केमिकल मिलाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, केमिकल मिलके ही पेंट बनता है। तो इस तरह की क्वेश्चन का आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की क्लास ली थी। गाइज अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो फटाफट से देख लो, बिकॉज ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस क्लास में केवल उन्हीं क्वेश्चंस को डाला है, उन्हीं पीवाईक्यूज को डाला है जिन पीवाईक्यूज के ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जिन टॉपिक्स के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन को बताया नहीं बल्कि एक्सप्लेन भी कर रखा है, जैसे मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, ऐसे ही मैंने आंसर को भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करने वाली है क्लास। तो कहाँ मिलेगी ये क्लास? इस क्लास का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप इस क्लास को जरूर देखें। आप सभी को अच्छा स्कोर करने में डेफिनेटली क्लास हेल्प करने वाली है। Next question. A teacher assess the answer book of the student and based on their scores, he gives them rank. Which scale of measurement are used by him? क्या बोला जाता है कि एक शिक्षक छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करता है और उनके अंकों के आधार पर उन्हें रैंक देता है। ये कौन स्केल ऑफ मेजरमेंट का उपयोग कर रहा है? यहाँ पे आपसे पूछा गया कि किस तरह के स्केल का यहाँ पर यूज किया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन गिवन है इंटरवल एंड ऑर्डिनल, रेशियो एंड ऑर्डिनल, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल एंड इंटरवल एंड नॉमिनल। तो जब भी बात रैंक की आती है, जब भी बात रैंक की आती है तब ऑर्डिनल की बात हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम रैंक की बात कर रहे होते हैं गाइस, तो उस केस में क्या होता है, ऑर्डिनल की बात की जा रही होती है। तो ऑर्डिनल स्केल क्या काम करते हैं? ऑर्डिनल स्केल हमें रैंक प्रोवाइड करते हैं। तो ऑर्डिनल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डिनल और यहाँ पर ऑर्डिनल है, तो आप देखेंगे कि सेकंड तो नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ भी ऑर्डिनल है। इंटरवल एंड नॉमिनल यहाँ पर तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। अब रेशियो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपके मार्क्स हैं वो रेशियो में थोड़ी ना गिवन होंगे भाई। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि ए ने कितने मार्क्स गेन करे, बी ने कितने मार्क्स गेन करे, तो ऐसे तो मार्क्स तो देते नहीं टीचर्स हमें, है ना। तो इस केस में क्या होगा फिर? इस केस में रेशियो तो नहीं हो सकता, और यहाँ पर ऑर्डिनल गिवन नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा नॉमिनल एंड ऑर्डिनल एंड इंटरवल, इंटरवल एंड ऑर्डिनल। अब अगर हम बात करें नॉमिनल की, तो नॉमिनल सबसे इजीएस्ट जो स्केल होता है वो नॉमिनल स्केल ही होता है, जिसमें गाइस होता क्या है कि चीजों को लेबल किया जाता है, मतलब यहाँ पे नंबर असाइन होते हैं, मतलब जिस तरह आप लेबल कर सकते हो जैसे चीजों को जैसे मेल और फीमेल दो ही कैटेगरी बनेंगी, है ना, ठंडा या गर्म, हॉट और कोल्ड। इस तरह के नॉमिनल जो होते हैं वो इस तरीके से चीजों को असाइन किया जाता है, मतलब इसमें रैंक नहीं होती, इसमें हम लेबल करते हैं चीजों को कि कैसे होगा। तो यहाँ पर मार्क्स भी ऐसे लेबल नहीं करे जा रहे हैं कि भाई 70, भाई कोई बच्चा 70 नंबर स्कोर करेगा, 80 नंबर स्कोर करेगा, ऐसे थोड़ी ना होगा कि मेल मेल नंबर स्कोर करेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये भी नहीं हो सकता, तो इंटरवल एंड ऑर्डिनल होगा। अब ऑर्डिनल तो रैंक असाइन करता ही करता है, यहीं से चीजें क्लियर हो गई थी। अब इंटरवल क्या है? इस इंटरवल में जो आपके आपके नंबर होते हैं उनका एक इंटरवल होता है। जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि अगर 60% से ज्यादा अगर आपने स्कोर किया तो आपकी फर्स्ट ग्रेड है, वहीं अगर 55% के से लेकर के 60% के बीच में स्कोर किया तो सेकंड ग्रेड है, और अगर 55 से भी कम स्कोर किया तो थर्ड ग्रेड है। यहाँ पे क्या करें हम लोग, यहाँ पे इंटरवल बनाने की कोशिश की जा रही है, इंटरवल बन रहा है कि भाई इतना स्कोर कर रहे हो तो ये हो गया,
इतना स्कोर कर रहे ये हो गया, इतना स्कोर कर रहे तो ये हो गया। तो इंटरवल एंड ऑर्डिनल स्केल यहाँ पर यूज किया गया, जहाँ पर बच्चों को नंबर भी दिए गए हैं, देखो यहाँ पर स्कोर भी दिया गया है और स्कोर के बेसिस पे उनको रैंक भी दी गई है। तो स्कोर भी दिया गया है मतलब नंबर दिए गए हैं, उसके बाद रैंक दी गई है। तो इंटरवल एंड ऑर्डिनल स्केल यहाँ पर यूज किया गया है। आई होप आप समझ गए। अब हम ना इन चारों स्किल्स को समझ लेते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है स्किल्स का कैसे होते हैं और कैसे इन चीजों को कैसे मेजर किया जाता है। तो नॉमिनल स्केल सबसे इजी होता है, समझ लो ध्यान से, नॉमिनल स्केल बहुत इजी होता है। इसमें क्या होता है, चीजों को सिर्फ टैग किया जाता है, कैटेगराइज किया, चीजों को बस कैटेगराइज किया जाता है, लेबल लगा करके कैटेगराइज कर दो बस। जैसे मेल फीमेल है ना, ब्लड ग्रुप हो गया ए ग्रुप, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, बी पॉजिटिव है बस। रिलीजन हो गया हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख। तो यहाँ पर क्या हम चीजों को बस कैटेगराइज कर रहे हैं, चीजों को कैटेगरी में बांटा जा रहा है बस। नॉमिनल स्केल का इतना सा ही काम है बस। नेशनैलिटी हो गई कि इंडिया का है, अमेरिका का है, ब्रिटिश का है। टाइप ऑफ स्कूल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, है ना। ऐसे ठंडा गर्म हो गया, अच्छा या बुरा हो गया, है ना। इस तरीके की जो चीजें हैं वो आ जाएंगी हमारे नॉमिनल स्केल के अंदर। क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपका ऑर्डिनल स्केल। अब जैसे मैं आपको ऊपर बता रहा था कि इसके अंदर रैंक असाइन की जाती है। डेटा कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर और रैंक रिलेटिव पोजीशन जो है वो मैटर करती है यहाँ पर। जैसे रैंक दी जाती है फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, या हम ग्रेड दे सकते हैं ए बी सी डी। ये भी आपका रैंक जैसा ही है, जैसे फर्स्ट जो है वो ए है, सेकंड जो है वो बी है। तो ऐसे रैंक जैसा ए बी सी डी भी रैंक हो गई, है ना। ऐसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल हो सकता है भाई, वेरी सेटिस्फाइड, फिर न्यूट्रल, फिर डिससेटिस्फाइड। यहाँ पर रैंक दी जा रही है कि भाई किस लेवल की बात चल रही है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, लो मिडिल हाई, इस तरीके से रैंक दी जा रही है। तो ये जो चीजें हैं आप यहाँ पर मैटर करती हैं ना। गाइस देखो जो यहाँ पर थर्ड आपका स्केल था दैट वाज इंटरवल स्केल। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें इंटरवल होता है। यहाँ पर मेजरमेंट स्केल वेयर डेटा पॉइंट्स हैव अ क्लियर ऑर्डर, है ना। जैसे कि मैंने बताया आपकी कि 60% से ज्यादा मार्क्स हैं तो क्या होगा, फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा ना। 55 से 60 के बीच में सेकंड ग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इंटरवल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्क्स और स्कोर इन एन एग्जाम, जैसे जितना बच्चे स्कोर कर रहे होते हैं, मार्क्स जो स्कोर कर रहे होते हैं आप लोग, वो क्या है आपका इंटरवल स्केल होता है। टेम्परेचर इन सेल्सियस, या हम फ़ारेनहाइट में जो नापते हैं कितने डिग्री सेल्सियस हो गया। कैलेंडर जो होते हैं 1990, 2000, 2010, इस तरह के जो कैलेंडर के ईयर्स होते हैं ये भी आपके क्या है, इंटरवल स्केल में होते हैं। तो इसको इंटरवल स्केल कहा जाएगा। रेशियो स्केल सबसे बड़ा होता है, सबसे बिगेस्ट मेजर और जो होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है, क्योंकि इसमें किसी भी चीज को मेजर किया जा सकता है। जैसे मैं ये बोल दूं कि जो जुपिटर है वो हमारी अर्थ का 50 गुना है, एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये क्या है, हमने जुपिटर को ही नाप डाला, जबकि आप किसी अदर चीज से जुपिटर को नहीं नाप सकते, है ना। ये नहीं कह सकते कि 1 करोड़ लाख टन किलो जो है वो जुपिटर है, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। या इतने ज्यादा जब नंबर हो जाएंगे तो कितना काउंट करोगे आप, कितने जीरो लगा लोगे। लेकिन रेशियो में हम नाप सकते हैं, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारा सन है, सन के इतने कंपैरिजन में ये दूसरा सन जो है वो इतना बड़ा है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं एक ऐसी यूनिट की जो कि मतलब अनलिमिटेड तक पहुंच जाए, तो रेशियो स्केल आ जाएगा। So it is a quantitative scale with equal intervals between points and a true zero, meaning zero signifies the complete absence of the quantity being measured, like 0 kg of no weight। और किसी का वेट ही नहीं तो जीरो भी हो सकता है, नहीं तो अगर उसको हम कंपेयर कर सकते हैं किसी और चीज के साथ। जैसे हाइट और वेट हो गया, जैसे 10 फीट इज ट्वाइस एज टॉल एज 5 फीट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ए की हाइट कितनी है, बी की हाइट कितनी है, तो यहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं कि इसकी 10 फुट है, इसकी 5 फुट है, मतलब इनकी हाइट 2:1 हो गई। तो इस तरीके से रेशियो स्केल हो जाएगा। एज 40 years is double the age of 20 years। मनी इनकम $100 is twice is the $50। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो यूजर रेशियो का सबसे ज्यादा यूज होता है स्पेस में। जैसे मैंने बताया कि अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि अर्थ की और मून की कितनी डिस्टेंस है, तो सपोज करो एग्जांपल के लिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे एक्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता है, मैं बता एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई सपोज करो 1 लाख किलोमीटर, एग्जाम्पल के लिए 1 लाख किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी अर्थ से प्लूटो कितना दूर है। तो हम यहाँ पर इतने जीरो नहीं लगा सकते कि मतलब एक लेवल होता है ना जीरो लगाने का, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई जितना हमारे अर्थ से मून की दूरी है, इसके 1000 गुना, 1000 टाइम्स प्लूटो की दूरी है हमारी पृथ्वी से। तो ये क्या है, हमने चीजों को बहुत ईजिली समझा दिया। अब मैं ये बोलता कि हमारी अर्थ से जो प्लूटो है वो 1 1 और इसके 8 जीरो का क्यूब की पावर 3 ऐसा समझाता है, तो फिर आपको समझ नहीं आता कि क्या बोल रहा हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ गया कि अर्थ से मून की जितनी दूरी है उसका 1000 गुना जो है प्लूटो की दूरी है। तो इस तरीके से हम स्पेस में रेशियो स्केल का बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऐसा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कैंडल्स डब्ल्यू टेस्ट, रैंक कोरिलेशन टेस्ट, विक्सन टेस्ट, टी टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो इसमें बोला गया है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब बताना कि आपको इसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो ABE, BDE, BCE एंड ABC।
तो गाइस ये क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, बिकॉज इसका आंसर मैं नहीं करने वाला हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। या तो आप कमेंट करिए, अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट कर दो कि कौन सा आंसर है। और अगर आपको इन टेस्ट के बारे में नहीं पता है, आपको लग रहा है कि सर ये क्या चीज़ है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो अगर ऐसी चीज़ है तो फिर आप एक काम करो, एक छोटी सी क्लास है, 25 मिनट की छोटी सी क्लास है, बहुत बड़ी क्लास नहीं है, आप इसको 1.5x की स्पीड पे देना तो ये 10 मिनट 15 मिनट में खत्म हो जाएगी, 12 मिनट में, है ना। तो आप इस क्लास को देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, सारे टेस्ट समझा रखे हैं। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, विद रियल लाइफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ। ऐसा नहीं कि बस थ्योरी पढ़ा दी, नहीं, एग्जाम्पल के साथ कि तब कौन सा टेस्ट कब लगाया जाएगा, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, कब लगाए जाते हैं। तो ये सब मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। इस वीडियो को आप जरूर देखें, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप इस वीडियो को सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पर। यूट्यूब पे कैसे सर्च करोगे, यूजीसी नेट मेंटर, हमारे जो चैनल का नाम है वो लिखना और आगे लिख देना टी टेस्ट, ऐसे लिख करके सर्च कर लेना, या फिर लिख देना हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये लिख के सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। जरूर देखेंगे गाइस, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर बनेगा तो आई एम श्योर आप इसका आंसर जरूर करेंगे अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो। इसके अलावा गाइस देखो, मैंने जैसे पढ़ाया आपको आज ऐसे ही मैंने कंप्लीट कोर्स डिजाइन कर रखे हैं। हम यहाँ पे आपको गाइस अपने पेड कोर्स में पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस पढ़ाते हैं। तो आप चाहें तो एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन हमसे कर सकते हैं। दिसंबर एग्जाम के भी सुपर फास्ट बैच भी चल रहे थे, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस रखी हुई है हमने, कोई भी स्टूडेंट आराम से अफोर्ड कर पाएगा, इतनी मिनिमम फीस रखी हुई है। देखो गाइस, इस एग्जाम को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का बाद एक ये रास्ता होता है कि आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका टारगेट जून एग्जाम है तो आप 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल कर लीजिए, जिससे आपका दिसंबर एग्जाम भी कवर हो जाएगा और जून एग्जाम भी कवर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज एग्जाम टारगेटेड रहते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते, हम टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड ही आपको पढ़ाते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, जैसे कि मैंने आज पढ़ाया, आपको 100 मॉक टेस्ट मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। करना क्या होगा आपको, सिंपली गाइस गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। बस अब देखो, आप एक आपका काम बचा हुआ है, शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी के साथ, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर कर दो। किसी भी ग्रुप में अगर आप ऐड हो किसी यूजीसी नेट ग्रुप में, तो आप वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कोई आपका फ्रेंड तैयारी कर रहा है तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट। थैंक यू।